नियम। पहले तो सुन लो इसके बारे में, फिर इसकी डिटेल लिख लेना, उसके बाद इसके क्वेश्चन करना। देखिए बात सन 1900 की है, कब की? सन 1900। अब चल रहा है 2020, यानी 120 वर्ष पूर्व लंदन में 3 साझेदार थे। लंदन ब्रिटेन की राजधानी है। ब्रिटेन को इंग्लैंड कहते हैं, एक देश है जिसने हमारे ऊपर 200 सालों तक क्या किया था? राज किया था। आज भी हम उसी की राज में जी रहे हैं। अंग्रेज छोड़ गए, लेकिन अंग्रेज तो ये छोड़ गए ना, सारे नियम उसी के हैं। आज भी छोटा बच्चा पैदा होता है तो मम्मी उसको गाय कहना नहीं सिखाती, बेटा काऊ बोल। क्या बोल? काऊ बोल। टट्टी नहीं पोटी बोल। मतलब इंग्लिश इतनी घुसी हुई है, कई स्कूलों में शुरू से प्रार्थना अंग्रेजी होती है, बाद में हिंदी में क्या होती है। यानी हम हमारी मातृभाषा को भूल गए और वो अंग्रेजी की भाषा में आज भी है। जो भी है तो गार्डन बनाम मरे नियम समझना है। तो सन 1900 में यानी 120 साल पहले इंग्लैंड की राजधानी लंदन, इंग्लैंड को ब्रिटेन भी कहते हैं, उसकी राजधानी लंदन में 3 साझेदार थे। कितने साझेदार थे? एक का नाम था गार्नर, दूसरे का नाम था मर्रे, MARRAY, और तीसरे का नाम था विल्किंसन। ऐसे होते हैं जो ना, तीनों साझेदारी में व्यापार कर रहे थे। सन 1900 में विल्किंसन दिवालिया हो गया। विल्किंसन क्या हो गया? दिवालिया। देखिए दिवालिया का मतलब है कि जब कोई साझेदार अपने कर्जों का भुगतान फर्म की संपत्तियां और निजी संपत्तियां बेचकर भी नहीं कर सके तो क्या हो जाता है? वो मोटी सी भाषा में समझ लो, जैसे मेरे ऊपर कर्जा होता है 30 लाख का और मेरा मकान प्रॉपर्टी सब बेच दूं तो वो निकले 25 लाख की, तो फिर भी कितने कम पड़ गए? यानी सारी संपत्तियां बेचकर भी कर्जे का पेमेंट नहीं किया जा सके तो वो आदमी क्या हो जाता है? दिवालिया। ऐसे स्थिति इसकी होगी। फर्म से भी पैसा ज्यादा निकाल कर ले गया, फिर फर्म समाप्त की लिस्ट से मंगवाया। जैसे अब तक आपने देखा किसी साझेदार की पूंजी का डेबिट बैलेंस होता है तो घर से लिया जाता है, तो ऐसे इसका आएगा हुआ तो इससे कहा तो घर से ला के दे, नहीं था तो क्या हो गया? और दिवालिया अपनी मर्जी से नहीं होता, दिवालिया होने की प्रोसेस न्यायालय द्वारा होती है। कोई भी आदमी दिवालिया अपनी मर्जी से नहीं हो सकता, उसकी स्थिति खराब है। देखो होता क्या है, जैसे किसी आदमी को कर्जा बहुत ज्यादा हो गया, अब कर्जा ज्यादा हो गया तो जिन्होंने कर्जा दे रखा है वो रोज धमकाएंगे, पैसे दे, बाहर निकलना, पकड़ लेंगे, रोक लेंगे, निकलना बाहर। कई समस्या आती है ना। ऐसे हमारी कॉलोनी में सोनी जी ने आत्महत्या की, उसी वजह से की। 3 दिन से कोई धमकाने आ रहा था, अब हिम्मत थी नहीं और डर गया, मर गया। अगर कोर्ट में आवेदन कर देता है, साहब मेरे पास कर्जा ज्यादा है, मेरी प्रॉपर्टी कम है, लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, तो कोर्ट एक आदमी अपॉइंट करता, वो आदमी उसकी सारी तहकीकात करता कि कितनी इसके ऊपर संपत्तियां, कितने उसके ऊपर कर्जा, अगर वास्तव में उसकी बात सही होती तो कोर्ट को क्या कर देता है? दिवालिया। और जिस आदमी को दिवालिया घोषित करने के बाद कोई आदमी धमकी नहीं दे सकता, धमकी देखो तो बंद करा दो, ऐसे दिवालिया घोषित। और जब कोई साझेदार दिवालिया हो जाता है, अब प्रॉब्लम ये है कि किसी दिवालिया हो गया तो कोई पैसा घर से नहीं ला सकता, तो इसके हिस्से के पैसे को दोनों लाके फर्म में जमा कराए। इसके हिस्से का जो भी पैसा कम पड़ रहा है उसको कौन जमा कराए? दोनों। और दोनों जमा कराने को तैयार भी थे, लेकिन दोनों में इस बात का झगड़ा हो गया कि ये तो कहने लगा कि नहीं लाभ अनुपात में लाएंगे, क्योंकि लाभ अनुपात बराबर बराबर था, और ये कहने लगा पूंजीगत अनुपात में लाएंगे, इसकी पूंजी कम थी, इसकी पूंजी क्या थी? अब इसकी पूंजी कम थी, पूंजी अनुपात की चीज कर रहा था कि उसको कम पैसा देना पड़ेगा, वो पूंजी ज्यादा थी तो बराबर बराबर की बात कर रहा था, और दोनों में इस बात पर झगड़ा हो गया। ये तो कहना है बराबर बराबर लाएंगे, ये कहना है पूंजी का अनुपात लाएंगे, झगड़ा हो गया। झगड़े में तू मैं होगी, और तू मैं हुई तो एक दूसरे के लेन देन हो गया, लेन देन हो गया तो फौजदार का केस हो गया, कोर्ट में केस कर दिया। कोर्ट में क्या कर दिया? केस कर दिया, और केस चला 3 साल। और 30 जून सन 1903 30 जून सन 1903 को ब्रिटेन की उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश थे मिस्टर जॉयस, उन्होंने निर्णय दिया
दो निर्णय लिए। कितने निर्णय लिए? दो। नंबर एक, दिवालिये साझेदार, जो साझेदार दिवालिया हो जाता है, दिवालिये साझेदार की पूंजी की कमी को, दिवालिये साझेदार की पूंजी की कमी को शेष साहूकार साझेदार, देखिए दिवालिया और दिवालिया का अपोजिट होता है शुद्ध हिंदी में शोधक्षम। क्या होता है? दिवालिया को बोलते हैं इंसॉल्वेंट, INSOLVENT, और इसको बोलते हैं सॉल्वेंट, और इसका शोधक्षम का पर्यायवाची साहूकार। यानी जब दिवालिया नहीं है उसको क्या बोलते हैं? शोधक्षम या साहूकार, और जो दिवालिया है उसको दिवालिया बोलते हैं। तो दिवालिये साझेदार की पूंजी की कमी को शेष साहूकार साझेदार पूंजी अनुपात में वहन करेंगे। पूंजी अनुपात में वहन करेंगे, किसने निर्णय लिया? और आप देखो 12वीं क्लास के बच्चों, मैं आपको समझा दूं कि पूरी दुनिया जो चलती है ना वो 4 पिलर्स पर चलती है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो ये जज जो निर्णय दे देता है ना, माइकल को चेंज नहीं कर सकता, दे दिया तो दे दिया। अभी आपने देखा होगा 5-7 दिन पहले 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में मस्जिद गिरा दी थी। क्या गिरा दी थी? मस्जिद गिरा दी थी। उसके ऊपर केस कर दिया गया। केस में 47-48 नेताओं के नाम लिखवा दिए, 15-16 तो मर गए, 32 बचे। तो जज ने डिसीजन दिया कि 32 के 32 फ्री, इन्होंने कोई गलती, ऐसा थोड़ी हो सकता है, गिराई तो थी, इन्होंने भड़काया था, कोई तो गिराई थी, लेकिन क्या कर दिया जज का निर्णय। देखो एक होता है छोटा कोर्ट, जैसे यहाँ कोई केस हो, सेशन कोर्ट में करो, फिर हाई कोर्ट में करो, हाई कोर्ट से तुम संतुष्ट नहीं हो सुप्रीम कोर्ट में करो, और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया वो क्या होता है? सर्वमान्य। क्या होता है? सर्वमान्य होता है। ऐसे ही ये निर्णय दे दिया कि दिवालिया साझेदार की पूंजी कमी को शेष साहूकार साझेदार किस में बांटेंगे। अब ये अकड़ नहीं सकते कि नहीं हम तो ऐसे नहीं करेंगे, पूंजी अनुपात में वहन करेंगे। और दूसरा निर्णय क्या दिया था? देखो आपने चैप्टर पढ़ा तो वसूली खाता बनाते हैं, क्या बनाते हैं? और वसूली खाता बनाने पर लाभ भी होता है और अगर हानि हो तो देखिए दूसरा निर्णय दिया, वसूली की हानि को शेष साहूकार साझेदार फर्म में नकद जमा कराएंगे। यानी जितनी जितनी वसूली की हानि इनके हिस्से में आई ना, वो ये जो दिवालिया नहीं है वो उतना पैसा घर से लाकर फर्म में क्या कराएंगे? जमा कराएंगे। तो दो निर्णय थे। ये निर्णय कई बार पूछिए कि 11 मरे नियम में निर्णय क्या क्या दिए गए, उनके नाम बताइए, उनको बताइए। तो दिवालिया साझेदार की पूंजी की कमी को शेष साहूकार साझेदार पूंजी अनुपात में वहन करेंगे, एक निर्णय दिया था। और वसूली की हानि को शेष साहूकार साझेदार फर्म में नकद लाकर जमा करेंगे, एक निर्णय ये दिया था। एक बार पूछा कि 11 मरे नियम में दिवालिया साझेदार का नाम बताइए, दिवालिया साझेदार कौन कौन, ऐसे कुछ भी पूछ लेता है। इनकी बैलेंस शीट भी आपको याद रखनी है। तो ये निर्णय है, और उसके बाद में हम इन दोनों निर्णयों को सवाल करते समय कैसे अप्लाई करना है ये आपको समझना है। तो आप फटाफट लिखिए जो मैं बोलता हूँ, हेडिंग डाल दो, गार्डनर बनाम मरेंगे। गार्डनर बनाम मरेंगे लिखिए। सन 1900 में ब्रिटेन में 3 साझेदार थे,
सन 1900 में ब्रिटेन में 3 साझेदार थे। नंबर 1 गार्नर, नंबर 2 मर्रे और नंबर 3 विल्किंसन। विल्किंसन दिवालिया हो गया। विल्किंसन दिवालिया हो गया। विल्किंसन की पूंजी की कमी को शेष साहूकार साझेदार विल्किंसन की पूंजी की कमी को शेष साहूकार साझेदार विल्किंसन की पूंजी की कमी को शेष साहूकार साझेदार किस अनुपात में वहन करें? इस बात पर झगड़ा हो गया। इस बात पर झगड़ा हो गया। और ब्रिटेन के उच्च न्यायालय में केस कर दिया गया। जून सन 1903 को 30 जून सन 1903 को न्यायाधीश महोदय मिस्टर जॉयस ने जॉयस ऐसे लिख लेना, जॉयस। न्यायाधीश महोदय मिस्टर जॉयस ने निम्नलिखित निर्णय दिए। निर्णय नंबर 1, दिवालिया साझेदार की पूंजी की कमी को शेष साहूकार साझेदार पूंजी अनुपात में वहन करेंगे। दिवालिया साझेदार की पूंजी की कमी को शेष साहूकार साझेदार पूंजी अनुपात में वहन करेंगे। दूसरा, वसूली की हानि को शेष साहूकार साझेदार फर्म में नगद लाकर जमा कराएंगे।
ठीक है। अब हेडिंग डालो पूंजी अनुपात का, या ना पूंजी अनुपात। पूंजी अनुपात का अर्थ, पूंजी अनुपात का अर्थ, एक, जब साझेदारों के पूंजी खाते स्थिर विधि से रखे गए। पहले चैप्टर को थोड़ा ध्यान कर लीजिए। दो विधि बताई थी, स्थिर विधि और परिवर्तनशील विधि। ठीक है। अब स्थिर विधि में दो खाते खोले जाते हैं, कैपिटल और करंट। तो कैपिटल अकाउंट में जो पूंजी दे रखी है उसी का अनुपात निकालिए। कैपिटल अकाउंट में जो पूंजी दे रखी है, तो देखिए जब साझेदारों के पूंजी खाते स्थिर विधि से रखे गए हों तो उस पूंजी का अनुपात ज्ञात किया जाएगा, उस पूंजी का अनुपात ज्ञात किया जाएगा जो फर्म के समापन से पूर्व के चिट्ठे में दी गई। उस पूंजी का अनुपात ज्ञात किया जाएगा जो फर्म के समापन से पूर्व के चिट्ठे में, क्योंकि सवाल में जो बैलेंस शीट आती है वो समापन से पूर्व की होती है और उसमें कैपिटल अकाउंट को लेकर करंट अकाउंट को लेकर कैपिटल अकाउंट का अनुपात निकालते हैं। इसका निकालेंगे उस पूंजी का अनुपात ज्ञात किया जाएगा जो फर्म के समापन से पूर्व के चिट्ठे में दी गई। अब बी, जब साझेदारों के पूंजी खाते स्थिर विधि से रखे गए, जब साझेदारों के पूंजी खाते परिवर्तनशील विधि से रखे गए। अब परिवर्तनशील विधि जब होती है तो उसमें एक ही खाता खोला जाता है, कैपिटल अकाउंट। एक बार सुन लें, बैलेंस शीट वही ले जाएगी समापन से पूर्व की, उसमें कितनी पूंजी दे रखी है वो, प्लस अगर बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में जनरल रिजर्व है, रिजर्व फंड है या पीएनडल एबिट को जोड़ दीजिए। और अगर बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष में पीएनडल है या कोई हानि है तो वो हटा दीजिए। और फिर जो अनुपात आएगा वो पूंजी का अनुपात, वसूली की हानि को ध्यान में रखना है। तो देखिए जब साझेदारों के पूंजी खाते परिवर्तनशील विधि से रखे गए हों तो पूंजी अनुपात की गणना निम्न प्रकार की है। समापन से पूर्व
चिट्ठे में पूंजी प्लस अविकृत लाभ माइनस अविकृत हानि और ब्रैकेट में लिख लेना वसूली की हानि को छोड़ दो। वसूली की हानि को छोड़ दो। ठीक है, अब आप पैराग्राफ चेंज करके लिखिए विल्किंसन के दिवालिया होने पर विल्किंसन के दिवालिया होने पर वसूली खाता बना लिया गया। विल्किंसन के दिवालिया होने पर वसूली खाता बना लिया गया। वसूली से हानि आई, कुछ चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में लिख दिया गया। उसके बाद उनका चिट्ठा इस प्रकार था। उसके बाद उनका चिट्ठा इस प्रकार था। तो ये बैलेंस शीट आपको जबानी याद रखनी है भाई। इसके ऊपर भी कोई प्रश्न आपसे पूछ ले तो पूछ ले। ये गार्नर, मर्रे और विल्किंसन की बैलेंस शीट है। देखिए इधर लिखते हो आप लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट। अच्छा ये जो है अमाउंट, इसमें ब्रैकेट में लिखना पौंड। हमारे पास रुपया चलता है, लेकिन वो जो यहाँ राशियां दे रखी है रुपए में पौंड में दे रखी है। किसमें दे रखी है? अमाउंट का मतलब राशि होती है, लेकिन वो राशि रुपए में भी हो सकती है, पौंड में भी हो सकती है, डॉलर में भी हो सकती है ना। तो यहाँ अमाउंट और ब्रैकेट में लिखना पौंड। ये ब्रिटेन की मुद्रा का नाम है। जैसे अमेरिका में डॉलर चलता है, वहां क्या चलता है? पौंड चलता है। अब देखिए कैश, कैश का मतलब नगद है। कितना पौंड उनके पास नगद था? उनके पास 1916 पौंड नगद था जिस दिन उनकी फर्म क्या हुई थी? बंद हुई थी। 1916 पौंड नगद था। और विल्किंसन दिवालिया हो गया तो कौन इधर थी उसकी? विल्किंसन्स कैपिटल, और विल्किंसन की कैपिटल थी 263 पौंड। 263 पौंड। और अभी आपको बताया कि चिट्ठा कब बनाया? वसूली खाता बना लिया, और वसूली खाते की हानि इधर लिख दी। हानि इधर ही आती है, लाभ उधर लिख देते हैं। तो रियलाइजेशन लॉस भी लिख दिया था। 635 पौंड। 6 और 3 9, 9 और 5 14 की 4, असल की 1, 2 और 4 8, 3 11 का 1, असल की 1, 10 और 2 12, 12 और 4 18 का 8, असल की 1, 2814 था इसका टोटल। इधर देखिए कैपिटल अकाउंट, गार्नर और मर्रे, और गार्नर की थी 2500 और इसकी थी 314 और 2800। ये थी पोजीशन। क्या थी? प्रश्न में लाभ हानि अनुपात नहीं बताया, और नहीं पता था तो क्या आता है? बराबर। क्या आता है? अब देखो ये नियम कैसे बना, झगड़ा किस बात पर?
इसके 263 पॉइंट कम पड़ रहे थे। एक तो ये घर्षला और वसूली की हानि कितनी हुई 635, तो 635 तो तीनों में बटेगी बराबर बराबर, तीनों की है। और जो लाभ अनुपात बराबर बराबर 3 में बांटो तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, तो 3 6 की यानी 211.6, तो इसको राउंड ऑफ में 212 मान, कितना मान लो। तो इतनी इसकी पूंजी की कमी और इतनी इसकी वसूली की हानि। इससे बोला गया कि तू 475 पॉइंट घर से ला, और ये दिवालिया हो गया, ये नहीं जमा करा सका। अब प्रॉब्लम ये आई कि 475 पॉइंट ये दोनों जमा करा दे तो फर्म बंद हो जाए। अब ये तो कहने लगा पूंजी अनुपात में ला देंगे किसकी, ये तो कहने लगा बराबर बराबर देंगे क्योंकि लाभ अनुपात क्या था बराबर बराबर था, और ये कहने लगा नहीं पूंजी अनुपात में लेंगे, इसकी पूंजी कम है तो कम देना पड़ेगा। इस बात को क्या हो गया, अगर 475 को बराबर बराबर बांटोगे तो 237.5 237.5, ये तो कहता बराबर बराबर, ये कहता था पूंजी का अनुपात, दोनों का स्वार्थ था, दोनों क्या था कि ये पूंजी अनुपात मान लेता है तो इसकी पूंजी ज्यादा है, इसको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, और ये लाभ अनुपात मान लेता है तो इसको ज्यादा देना पड़ेगा। इस बात को दोनों में क्या हो गया, झगड़ा हो गया, तो उस दिन ये बैलेंस हुई। अब इसमें से कुछ भी पूछ सकता है कि गार्ड की पूंजी कितनी थी, मर्रे की कितनी थी, उस दिन फर्म में रोकड़ कितना था, कैश कितना था, वसूली की हानि कितनी थी, विल्किंसन का डेबिट बैलेंस कितना था, ये आपको क्या रखना है। और अब क्या करेंगे हम सवाल, ये गार्ड बनाम मरी नियम के महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अच्छा अब एक चीज और लिखो, नोट, नीचे लिखो नोट। NOTE, यदि प्रश्न में स्पष्ट न हो तो गार्डन बनाम मरे नियम के हिसाब से सवाल को हल किया जाएगा। यदि प्रश्न में स्पष्ट ना हो तो गार्डन बनाम मरे नियम के अनुसार ही प्रश्न को हल किया